ठीक है, चलिए हम आगाज करते हैं मिस आमिना से। जी आमिना, क्या हाल है आपका? आप स्टार्ट लें अपना। जो मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन हुई उसके बाद मैंने जो बताया था कि मियाँ शाहदीन जो हैं उन्होंने 1908 में उसका कॉन्स्टिट्यूशन दिया कराची में, और उसके बाद ये सिलसिला जो है वो आगे बढ़ा। लेकिन उस वक्त तकसीम बंगाल हुई थी जैसा कि बताया गया था आपको 1905 में। उससे हिंदुओं को फ़ायदा पहुंच रहा था और हिंदुओं ने एजिटेशन शुरू कर दी और ब्रिटिश राज के ऊपर दबाव डाला कि ये कैंसिल करें। इससे मुसलमानों को ये एहसास हुआ कि हिंदू मुसलमानों को कहीं भी कोई फ़ायदा पहुंचे तो वो बर्दाश्त उससे नहीं होता। और क्या हुआ कि उन्होंने उस एजुटेशनल मूवमेंट के नतीजे में पता होगा, पढ़ा है आपने, बचपन से पढ़ रहे हैं कि 1911 में जब इंग्लिस्तान का बादशाह जॉर्ज फिफ्थ जो है वो आया यहाँ और हिंदुस्तान आया, तो उसने ऐलान किया दरबार में, दिल्ली दरबार कहते हैं, कि हमने तकसीम बंगाल को कैंसिल कर दिया है। इससे एक तो उस वक्त तक मुस्लिम लीग तो बन चुकी थी, लेकिन मुसलमानों को ये एहसास हो गया कि हिंदुस्तान में अगर मेजॉरिटी बेस पर हुकूमत बनी जैसे डेमोक्रेसी में होता है, और उसमें फिर मुसलमानों को हमेशा नुकसान होगा, क्योंकि मुसलमान अकलियत में हैं, मिनॉरिटी में हैं, और ये कभी भी अपने हकूक़ नहीं मनवा सकेंगे। और उसका सबूत तकसीम बंगाल में मिल गया था उन्हें। वो तो अया हो गया था ना सबके सामने कि उसमें सिर्फ इसलिए हिंदुओं ने एजिटेशन की थी कि जो मुसलमानों को फ़ायदा पहुंच रहा था कि अलग सूबा बनने से, मुसलमानों के हकूक़ जो हैं वो उनको, जो गरीब गुरबा थे वहाँ के बंगाल के, वो उनको मिल रहे थे, क्योंकि एक नया सूबा बन गया था और दूसरे सूबे में मुसलमानों की मेजॉरिटी हो गई थी। जब एज अ होल सूबे को देखते थे तो मुसलमान मिनोरिटी में थे। जैसे ऐसे अगर हम अगर पूरे हिंदुस्तान को देखें, पाकिस्तान मिला लें, तो मुसलमान मिनॉरिटी में हैं, लेकिन अगर आप पाकिस्तान को स्पेसिफिक देखें तो मुसलमान मेजॉरिटी में हैं। तो ये चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं। यही इलामा इकबाल ने यही बात, ये तजवीज़ पेश की थी इन्हीं हालात को देखते हुए कि बजाय के दो अलग जो स्टेट, जब अंग्रेज़ कभी गए तो, या ना गए, दोनों सूरतों में जहाँ मुसलमानों की मेजॉरिटी है, यानी अक्सरियत है, पंजाब था, सिंध था उस ज़माने में, और आप देखेंगे अभी भी जो काफ़ी इलाके हैं जो पंजाब में हैं, जो इस इंडिया में रह गए थे, उसमें मुसलमानों की बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी थी। उसमें गुरदासपुर की तहसील थी, फिरोजपुर था, ठीक है। उसके अलावा और भी काफ़ी इलाके थे जो कश्मीर को शामिल करने के लिए लॉर्ड माउंट बैटन ने उसको पाकिस्तान में पहले शामिल था, लेकिन वो हटा दिया उसको, रेड क्लिफ वॉर को चेंज किया गया। जैसे हम पढ़ेंगे इसको आगे, अब इस पे आते हैं। तो यानी उस वक्त जो तकसीम बंगाल है, इससे अंदाज़ा हो गया था। तो तकसीम बंगाल पे आमना कोई बात करे कि तकसीम बंगाल क्या थी, कुछ तो मैंने बता दी है, थोड़ा सा आप इसको मजीद हमें बताएं। जी आमना। अस्सलाम वालेकुम सर। नाम जी। सर मैं आपको स्टार्टिंग से सुना देती हूँ 1906 से, मतलब कि जी जी, तकसीम बंग बंगाल। तकसीम बंगाल का जो है ना 1905 में, मतलब कि जो इनकी क्या कहते हैं 1911 में इसको खत्म कर दिया था तकसीम जी बंगाल को। जी तो जी जी, मैं सुन रहा हूँ। सर एक मिनट बस, सर मेरे ना पॉइंट सब आगे पीछे हैं तो मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। सर जब ढक्कन में मुस्लिम लीग बनी और साइमुल्लाह खान और आगा खान ने क्या कहते हैं जो सदर थे लीग के, जब इन्होंने मतलब कि काफ़ी जोर दिया था इस लीग में, मतलब कि इन सब का साथ दिया था, तो फिर उसके बाद मतलब कि इन्होंने काफ़ी हेल्प की थी 1906 में सिंपल रिलेशंस और मुस्लिम लीग वाज फॉर्मेट।
और कायदे आजम ने 1913 में मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी। 1916 में कायदे आजम को सदर मुंतखब कर लिया गया था। तो कायदे आजम क्या कहते हैं, जब कायदे आजम ने देखा था ना कि हिंदुओं का मतलब कि इनके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं है, कायदे आजम ने जब ब्रिटिश को छोड़ा था, तो उनका ये था कि मुस्लिम लीग और हिंदू लीग मतलब कि एक साथ हो जाए। तो लेकिन जब हिंदुओं के बिहेवियर अच्छे नहीं थे, तो उससे कायदे आजम काफ़ी मायूस हुए थे कि इनके बिहेवियर से। तो फिर उन्होंने इलामा इकबाल के जो दो कौमी नज़रिए थे, उस पे हिमायत करना शुरू कर दी थी और मुसलमानों के लिए एक अलग वतन का मुंतखब किया था। जी। तो और जो 1909 में मिंटो मार्ले रिफॉर्म, इसमें मतलब कि मुसलमानों ने जो डिमांड्स रखी थी अपनी, आगा खान ने और सैयद अमीर अली ने, इस एक्ट में इंडियन की इन्वॉल्वमेंट को इंक्रीज कर दिया गया था। और क्या कहते हैं, इंडियंस और हिंदू मुस्लिम सब एक है, मतलब कि दोनों ब्रांचेस एक ब्रांच इसमें बनाई थी, क्या कहते हैं, लंदन में थी सेकंड ब्रांच इसकी इंडियन मुस्लिम लीग की। और एक ये जब इन्होंने 1906 में बनाई थी। और 1916 में लखनऊ पैक्ट एक आर्ग्यूमेंट हुआ था कि जो ज्वाइंट सेशन था ना कांग्रेस और मुस्लिम लीग का, तो उसमें दिसंबर 1916 में हुआ था, और जिसमें डिमांड्स रखी गई थी ना, तो इंडियंस की ऑटोनॉमी को इंक्रीज किया गया था। तो ब्रिटिश ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ पे इंडियन की इन्वॉल्वमेंट को इंक्रीज किया है, मतलब कि उन्होंने कहा था कि इन्वॉल्वमेंट को इनके इंक्रीज किया जाए। तो उन्होंने मिलकर डिसाइड किया था कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन में सीट्स इंक्रीज हो सके ताकि। तो जो 1906 में जो मतलब कि मुस्लिम लीग फाउंडर, मतलब कि उनके अंदर ना कुछ लोगों का मतलब जो थे ना मेन, वो थे ख्वाजा सलीमुल्लाह, विक्रम उल मुल्क खान, ये नाम सर था, खान बहादुर, बुरहानुद्दीन। गुलाम अली खान बहादुर, और सैयद अमीर अली और आगा खान। हम्म। और क्या कहते हैं, क्या कहते हैं तो आपको ही पता है। हम्म। सर ये काफी लंबा था, तो बहुत ज्यादा पॉइंट्स आपस में मिक्स हुए हैं, तो कुछ समझ नहीं थी आ रही कल रात को भी। तो 28 जुलाई 1914 को वर्ल्ड वार, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई थी ना, तो उसके अंदर जो सुल्तान ऑफ ओटोमान एम्पायर थे ना, तो क्या कहते हैं वहाँ उनको ना पाकिस्तान, वो ये पाकिस्तान कह रही मुसलमान उनको अपना खलीफा मानते थे, मतलब कि ना उनकी हर एक बात मानते थे, उनकी पैरवी मतलब कि एक किस्म की करते थे। जो वर्ल्ड वार हुई थी ना, उनके अंदर ब्रिटिश, फ्रांस, जापान, इटली और रूसिया एक साथ था, और जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और ये ऑटोमान एम्पायर एक साथ था। तो इनकी लड़ाई ब्रिटिश के साथ थी। तो आपस में जब इनकी लड़ाई हुई थी, तो ये सब मिक्स हो गए थे। तो फिर बाद में मुस्लिम लीग्स ने ब्रिटिश से सब खत्म कर लिया था, और यही फिर उसके बाद इन्होंने ये मुस्लिम लीग, इंडिया लीग को मतलब कि कर लिया था, तो कि ताकि एक साथ हो जाए। लेकिन बाद में जब उनका बुरा बिहेवियर था, तो उसके बाद कायदे आज़म ने फिर सोचा था कि दो कौमी नजरिए किए थे, जिसमें काफी जोर दिया गया था। तो खिलाफत मूवमेंट भी हुई थी। अंग्रेजों ने शुरू से ही हमेशा मुसलमानों के साथ बुरा बिहेवियर रखा था। तो दिसंबर 1919 में और इंडिया खिलाफत कमेटी कायम की गई थी, जो क्या कहते हैं मौलाना अब्दुल बारी और डॉक्टर एम ए अंसारी मतलब के काबिल जिक्र थे। तो इसमें एक कॉन्फ्रेंस हुई थी दिल्ली फजलुल हक की सदारत में, जिसमें गांधी ने भी मतलब कि इसमें शिरकत की थी, और मोतीलाल थे। तो क्या कहते हैं, अगर बरतानिया ने मुसलमानों के मतलब कि इनके साथ ऐसा ही उनकी डिमांड थी कि अगर बरतानिया ने मुसलमानों की मुकद्दस जो है जगह उनकी हिफाजत ना की और हिंदुओं का कब्जा ख़त्म ना किया, तो खिलाफत की तरीक शुरू की जाएगी। दिसंबर 19 के लास्ट में खिलाफत के इजलास भी हुए थे। 1920 में फिर मोहम्मद अली जिन्ना की क़ियादत में इंग्लिस्तान गए थे। तो क्या कहते हैं,
1920 में फिर मुंबई में एक खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई थी कि जिसके अंदर 1919 में 1920 में जब ये हुई थी तो कहाँ गया तो कायद आजम ने फिर 14 निकात भी अपने बताए थे 1927 में दिल्ली प्रपोजल को भी इन्होंने जो आया था तो जिससे कुछ सजेशन दिए थे कायद आजम ने तो उसको भी इन्होंने मना कर दिया था तो फिर उसके बाद कायद आजम ने अपने 1928 में 14 निकात भी बताए थे 14 निकात सर 14 निकात बताऊं आपने बहुत ज़्यादा माशाल्लाह सर्च किया, रिसर्च किया। हम इसको कंटिन्यू करते हैं और मुझे खुशी हो रही है कि आपने किया है। अभी आपकी अटेंडेंस लगा लें ज़रा, और प्लीज़ मुझे अटेंटिव हो जाए, अटेंडेंस आपकी हो जाए सर जी। बस क्या सुनाऊं अभी नहीं, बस अटेंडेंस लगा लूँ मैं आपकी, फिर बात करते हैं। आप नोमान लतीफ़ जी, नोमान लतीफ़ जी। क्लास में नहीं है नोमान लतीफ़? साइम अली? प्रेजेंट सर। अब्दुल्ला सईद? राना उस्मान आबिद? प्रेजेंट सर। अब्दुल्ला सईद? फ़हीम शौकत? प्रेजेंट सर। मोहम्मद सुलेमान? यस सर। मुसना भट्ट? यस सर। अलीना जमशेद? यस सर। सर ये जहांगीर? इसके भाई। जहांगीर प्रेजेंट रजाक? सर। प्रेजेंट। आमिना सईद? यस सर। अली अहमद साकिब? प्रेजेंट सर। और मोहम्मद मुईज़? प्रेजेंट सर। रब्दा वसीम? रब्दा वसीम? अनम इसरार? प्रेजेंट सर। मोहम्मद अनस? मोहम्मद उस्मान शरीफ? प्रेजेंट सर। अनस मकबूल? प्रेजेंट सर। शाहजहान सरवर? प्रेजेंट सर। शाहजहान सरवर? यस सर। सुबान? प्रेजेंट सर। मोहम्मद उमर? प्रेजेंट सर। मोहम्मद इमाज? उस्मान जावेद? प्रेजेंट सर। रुमेल? प्रेजेंट सर। सऊद? प्रेजेंट सर। फिजा? प्रेजेंट सर। ईशान? प्रेजेंट सर। अब्दुल मनान? यस सर। मोहम्मद साद शौकत? सफ़ा?
Yes, sir. फातिमा तारिक, Present, sir. मोहम्मद खुदा बख्श, Present, sir. हसनैन हैदर, Present, sir. आयशा सलीम खान, Present, sir. अनस नदीम चौधरी, Present, sir. सामिया, Present, sir. Present. मोहम्मद तलहा भट्ट, Present, sir. अब्दुल हनान बेग, जरमीन खान, स्नैबिल आसिफ, Present, sir. जरमीन भी नहीं है क्लास में, अस्मा माजिद, Present, sir. मोहम्मद हसीब, अब्दुल रहमान शेख, जैनब बतूल, Present, sir. मोहम्मद इब्राहिम, आमिना उमर, साद अमजद, Present, sir. Present, sir. साद अमजद भी। Present, present. मोहम्मद इकबाल, सॉरी सर बोल नहीं सका। जी क्लास में इस वक्त मैं दोबारा बोल देता हूँ कि जो लोग आ गए हैं उनको मैं नुमान लतीफ़ क्लास में हैं। अच्छा, अब्दुल्ला सईद क्लास में हैं। यस सर। सर अब्दुल्ला से क्लास में आ गए हैं। किशू था, लिखा भी था सर। अच्छा जी, उसके बाद हैं रब्दा वसीम क्लास में है। रब्दा वसीम, मोहम्मद अनस क्लास में है। मोहम्मद इमास क्लास में है। मोहम्मद साद शौकत क्लास में है। अब्दुल हनान बेग क्लास में है। जमीन क्लास में है। मोहम्मद हसीब क्लास में। जमीन आ गई है। सर जमीन का मुझे मैसेज आया, वो कह रही है उसका नेट नहीं चल रहा। जी जमीनों क्या हुआ है? सर उसका नेट इशू है। शी जस्ट मैसेज मी। और मोहम्मद हसीब और इब्राहिम आसिफ। भी मोहम्मद इब्राहिम बोले हैं। जी जी आ गए हैं आप? अच्छा जी सर। चलो जी जी कंटिन्यू करें। आमना क्या बात कर रही थी, प्लीज वहीं से कंटिन्यू करें जो आप बात कर रही थी। बड़ा अच्छा हमने पढ़ा है, बड़ी अच्छी रिसर्च की हुई है और मुझे खुशी होती है जो स्टूडेंट्स रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं। जी जी प्लीज आमिना। जी सर, मैं 14 निकात की बात कर रही थी। 1927 में दिल्ली प्रपोजल में जिसमें कायदे आज़म ने कुछ सजेशन दिए थे तो उसको भी क्या कहते हैं मना कर दिया गया था। तो 1928 में सिमन कमीशन मतलब के रिपोर्ट आई थी। तो 1929 में फिर कायदे आज़म ने अपने 14 निकात किए थे कि मतलब पहला निकात इसमें से ये था कि जो भी हमारे आइन पहला नुक्ता ये था, चूंकि नुक्ते की जमा नुकात हैं जी, और इसको जी ठीक यही है। कहते हैं। तो बात कहती है ना बार बार क्या कहते हैं क्या कहते हैं, तो इसमें नुकात की जो कह लें कि जो जिसका जमा है नुकात, वो नुक्ता है, ये कहते हैं। आगे चलें।
जो भी हमारे आइन बनेंगे वो फेडरल आइन होंगे और उसके जो भी आइन बाकी बनेगा, इख्तियारात हैं आइन बनेगा, आइन एक ही बनता है, आइन होते नहीं है कई ज्यादा, एक ही आइन होता है, कोड एक ही होता है ना इंसान की लाइफ का, काफी ज्यादा नहीं होता। मतलब कि वो फेडरल आइन होगा और उसके जो भी बाकी इख्तियारात हैं वो सारे के सारे प्रोविंसेस मतलब कि सब अपनी मर्जी से यूज करेंगे। और दूसरा जो पॉइंट था मतलब कि जितने भी प्रोविंसेस हैं उन सबको मतलब कि एक जैसे इख्तियारात मिलेंगे। मतलब कि जैसे अगर मुस्लिम है तो उन सबको बराबर मिलेंगे, जैसे मुस्लिम और हिंदू हैं। अब कोई मतलब कि उन्होंने वो नहीं करना, अगर मुस्लिम को ज़्यादा नॉन मुस्लिम को ज़्यादा दे रहे हैं और मुस्लिम्स को कम दे रहे हैं। तो तीसरा था वहाँ जो भी मुंतखब मतलब कि जो भी मुंतखब किए। एक मिनट सर, एक सेकंड सर, मैं ये थर्ड निकात क्या था वहाँ जो भी मुंतखब मतलब कि वहाँ पे जो भी मुंतखब नुमाइंदे दिए जाएंगे तश्कील उनको उनको उनकी अक्सरियत के हिसाब से रखा जाएगा, ना कि बल्कि अकलियत बनाया जाए। छोड़े नुकात तो छोड़े आप जो भी थे अदरवाइज। अच्छा ये बताएं, ये जो कायदे आज़म के 14 नुकात थे, आपने ये नहीं बताया ये किसके जवाब में उन्होंने पेश किए थे? नेहरू रिपोर्ट के जवाब में पेश किए थे मेरे ख्याल में। सर ये नेहरू रिपोर्ट के जवाब में पेश किए थे 1928 में, जो सिमन कमीशन जो हुई थी ना, तो उन्होंने नेहरू रिपोर्ट आई थी तो मुसलमानों ने फिर एक्सेप्ट नहीं था किया, साइमन कमीशन। और ये जी। आपने इसको मजीद बताएंगी, बहुत शुक्रिया। इसको मजीद बताएंगी अपना क्लास में हमारी स्टूडेंट हैं, अभी मैंने रोल कॉल भी किया है। जी आमना सईद जी, दूसरी आमना सईद है क्लास में एक और। जी आमना सईद आप बताएं जी, साइमन कमीशन के बारे में बताएं वो क्या था। जी आमना सईद। सर मैंने इतना डिटेल में नहीं किया है, मैंने सिर्फ इसके पॉइंट्स किए हैं क्योंकि मैं आउट ऑफ सिटी थी, इस वजह से वो बता आप दूं लास्ट टाइम भी गायब थी, अब लास्ट टाइम भी आपको हम कॉल करते रहे हैं और आपका माइक ऑफ था और आप नहीं थी। आपको पता है आपको उस चीज़ का? आपका जी नाम मेरे सर, सामने मैं आपका नाम मेरे सामने नोट हुआ है, मैंने सब कुछ नोट किया हुआ है, मेरे सामने रजिस्ट्री खुला हुआ है। तो जी आपने रोल कॉल करवाई, उसके बाद आप गायब हो गई क्लास से, क्या वजह हुई? सर मैं आउट ऑफ सिटी थी, इसी वजह से वो इशू था थोड़ा। नहीं आप आउट ऑफ सिटी तो थी, अब तब आप सिटी आ गई वापस? नहीं सर, आज जाना है। अच्छा, उसमें ये आउट ऑफ सिटी होने से ये होता है कि आपका नाम शो हो रहा हो, यानी क्लास में आप हो लेकिन आप बोल ना रही हूँ, इसका आउट ऑफ सिटी होने से क्या ताल्लुक है इस बात? सॉरी सर, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। वो ये कह रहा हूँ ना कि आपके जो आपने मुझे रीजन दिया है वो बेचारा रिलेट नहीं कर रहा सिचुएशन से। क्या ख्याल है आपका? जी जिन्हें मुझे बताएं, जो पढ़ा है आपने बताया मुझे। सर, मैंने इसके सिर्फ पॉइंट्स पढ़े हैं, मैं वो बता दूं आपको। जी पढ़ें। 1906 में जो मुस्लिम लीग थी वो बनी थी, और फिर 1909 में मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स थे। 1930 में मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी, और 1914 में फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी, और 1918 में ये ख़त्म हुई थी। और 1916 में लखनऊ पैक्ट थे, और 1919 में जो थी वो खिलाफत मूवमेंट थी, और 1922 में इलामा मोहम्मद इकबाल ने मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी, और 1923 में अलामा इकबाल ने ज्वाइन की थी? अलामा इकबाल ने मुस्लिम लीग जो है वो शुरू में ही ज्वाइन कर ली थी, वो तो उसके सेक्रेटरी भी थे पंजाब मुस्लिम लीग के। क्या हो गया आपको? कहाँ से पढ़ा आप? सर मैंने डिफरेंट जगह से पढ़ा था। तो जब डिफरेंट जगह से पढ़ते हैं ना फिर यही होता है, वो आप कंफ्यूज हो जाते हैं उससे। ठीक है, अलामा इकबाल जी ने मुस्लिम लीग बहुत शुरू में ज्वाइन कर ली थी। 1907 में अलामा इकबाल पंजाब मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी थे। जी और 1923 में लियाकत अली खान ने ज्वाइन की थी। 1927 में दिल्ली प्रपोजल्स थे। 1928 में नेहरू रिपोर्ट थी। 1929 में जिन्ना के 14 पॉइंट थे, और
1930 में इकबाल मोहम्मद इलामा इकबाल की स्पीच थी इलाहाबाद वाली। अब ये बिल्कुल ऐसे है कि मैं सुबह उठी थी, उसके बाद मैंने सुबह नाश्ता किया था, उसके बाद मैंने 9:30 पे चाय पी थी और 12:02 पे मैंने घड़ी देखी थी। उस वक्त घड़ी पे 12:02 थे। उसके बाद 1:50 पे मैंने अम्मी को खाने कहा था और 1:55 पे खाना आया था। 2 बजे तक मैंने खाना शुरू किया था। 2:05 पे मैंने खाना खा लिया था। 2:10 पे मैंने पानी पिया था। 4 बजे मैंने चाय पी थी, उसके साथ मैंने बिस्किट खाए थे। बिस्किट पे का जो कलर था उसका लिफाफे का, वो ब्लू था। जब मैंने उसे खोला था तो हल्की सी आवाज़ पैदा हुई थी। उसके बाद मैंने बिस्किट खाए थे, 3 बिस्किट मैंने छोड़ दिए थे और वो प्लेट में पड़े रह गए थे। उसके बाद ठीक 7 बजे मैंने डिनर लिया था और अल्लाह खैर से ऐसे ही हुआ है आमना। चले इसकी डिटेल भी बताते हैं। चले अब हम डिटेल किसी और से पूछते हैं। जी राना उस्मान साहब क्लास में। राना उस्मान जी, राना उस्मान। जैनब जी, मिस जैनब क्लास में। मिस जैनब यस सर। जी। मैडम जैनब आप बताएं, आप थोड़ा सा बताएं कि ये जो पॉइंट्स तो उन्होंने बता दिए आमना ने, और ये सबसे पहले दोनों आमनाओं ने, सॉरी, जो पहली आमना है उन्होंने बहुत तफसील से बताया है और दूसरी आमना ने सिर्फ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट बताए हैं। ये भी गनीमत है। और एक बहुत मशहूर स्कॉलर है, वो कहते हैं कि बेटर अ पुअर हॉर्स देन नो हॉर्स एट ऑल। सुना होगा आपने, शाहजहां, आपने सुना होगा इसको, कि बात सूरतों में भी कहते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ये भी कहा जाता है। चले आप बताएं जी। जी जैनब, प्लीज कैरी ऑन। Sir, I'm just being honest. I didn't read it at all. I did message you. I think you haven't seen it yet. मुझे तो बहुत से मैसेज आते हैं। अच्छा ठहरे, चलें ठीक है, मैं देखता हूँ क्या मैसेज किया है। अभी किया है, कब किया था? सर रात को। अच्छा यहाँ तो बहुत ज़्यादा मैसेज आए हुए हैं जनाबे वाला, तो ढेर लगा हुआ मैसेज का। अच्छा किया आपने मुझे कहा, मैं चेक कर लूँ। किसी की लाइट का मसला है, कोई ट्रेवल कर रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, हो जाता है। इसके अलावा जनरल बख्त खान हैं, बहादुर शाह जफर हैं, वो बहुत से लोग हैं। जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो सबके नाम आ जाएंगे। जी ठीक है। आप शाहजहां, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? तबीयत कैसी है? जी आप कंटिन्यू करें शाहजहां, थोड़ा सा इसको लखनऊ पैक्ट पे थोड़ी सी बात करें। आपकी क्या था, तकसीम बंगाल पे हमने बात कर ली है थोड़ी सी, लेकिन ये लखनऊ पैक्ट क्या था और उसकी क्या? जी
शाहजहां दोबारा ज्वाइन करें, आपके नेट का इशू आ रहा है। सर बात ये ठीक आ रही है कि चल मैं दोबारा ज्वाइन करता हूँ सर, दोबारा ज्वाइन कर लें, आपका नेट में इशू आ रहा है, अभी दोबारा करेंगे ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, नेक्स्ट हम जीशान साबिर से बात करेंगे। जी जीशान साबिर, आप बताएं लखनऊ पैक्ट के बारे में, समथिंग अबाउट व्हाट, कि क्या लखनऊ में क्यों था, पैक्ट क्या है, इसमें हुआ क्या था, इसकी ज़रूरत क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। जी जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मैं आपको नजर आ रहा हूँ? जी सर, आप मुझे नजर आ रहे हैं। चले माशाल्लाह, चले बोलें। सर लखनऊ पैक्ट इसका जो वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी जब सर 1914 में, जी जी सॉरी सर, लखनऊ पैक्ट का असल में जो मकसद था वो ये था कि मुसलमानों और हिंदुओं को जो है वो उनको नज़दीक लाया जाए, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 1914 में स्टार्ट हुई, 1918 तक रही, तो वो जो इंग्लैंड था उसमें वो मेन किरदार अदा कर रहा था वर्ल्ड वॉर में, तो वो नहीं चाहता था कि इस दौरान जो है बरसीर में कोई बदअमनी फैले, इस वजह से वो मुसलमानों और हिंदुओं को दोनों को साथ में लाना चाहता था। और सर एक उन्होंने अंग्रेजों ने एक रोड वगैरह बनाते हुए एक मस्जिद और मंदिर को उसका कुछ हिस्सा 1913 में गिरा दिया था, जिस पर मुसलमान और हिंदुओं ने फिर इकट्ठे होकर भी तहरीक चलाई थी। लेकिन अगर देखा जाए तो ये अंग्रेजों के खिलाफ थी, लेकिन इसका उनको फायदा भी था कि मुसलमान और हिंदू एक साथ इकट्ठे हो रहे थे। और इसके लखनऊ पैक्ट से जो मेन मकसद सर आपको बताया कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस की यूनिटी थी और खुद सेल्फ रूल सर, खुद अख्तियारी की जो हुकूमत थी वो पैदा करना था। और सर डोक मेमोरेंडम आया था और इस मेमोरेंडम में वो ये कहा गया था कि इंडियंस को जो है वो उनके राइट्स दिए जाएं, और एक कमेटी बनाई गई थी 19 लोगों की, अंग्रेजों ने एक कमेटी बनाई थी और इसमें मुसलमान और सर हिंदू शामिल थे, कायदे आजम भी इसमें शामिल थे। कलकत्ता में नवंबर 1916 में ये मतलब ये प्रपोजल दिया गया था, तो कायदे आजम इसमें शामिल थे। तो कायदे आजम ने इस पर जो मतलब कि अपने पॉइंट्स आउट किए, उन्होंने कहा कि मुसलमानों को असेंबलियों में सीटें दी जाएं, इसके अलावा सूबाई खुद मुख्तारी होनी चाहिए, सूबाई लेवल पर भी सारे इख्तियारात होने चाहिए, कायदे आजम ने कहा। और उन्होंने अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ कहा, उन्होंने कहा कि जहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत है वहाँ पर हिंदुओं को तोहफ़ा दिया जाएगा, और हम यही एक्सेप्ट करते हैं कि जहाँ पर हिंदुओं की अक्सरियत है वहाँ पर मुसलमानों को भी तोहफ़ा दिया जाए और 1/3 मेजोरिटी दी जाए हमें। और गवर्नर और कौंसल सूबाई और गवर्नर कौंसिल में सर उन्होंने कहा कि आधे इंडियन मुसलमान और हिंदू जो है वो इस सूबाई और गवर्नर कौंसिल में शामिल होने चाहिए, ताकि मतलब कि वो सिक्योर रह सकें जब आधी अक्सरियत उनकी होगी। तो सर ये लखनऊ पैक्ट था, इसके अलावा अगर आप कुछ कहें तो मैं बता सकता हूँ। जी, लखनऊ पैक्ट के जो इसका फौरी इम्पैक्ट क्या हुआ था, जैसे आपने बताया अभी, इसका तो पस मंजर जैसा बैकग्राउंड बताया है, इसका हुआ क्या था, तो फायदा क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ? सर इसका फायदा ही हुआ था लखनऊ पैक्ट का, नुकसान तो मेरे नहीं ख्याल में क्या हुआ था। जी जी, मैं वही पूछ रहा हूँ कि बस इससे क्या फायदा है इंडियन पॉलिटिक्स में उस वक्त की जो चल रही थी उस दौर में, उसमें क्या इससे कोई फायदा हुआ उसे, या फायदा हुआ तो क्या हुआ फौरी तौर पे लखनऊ पैक्ट से? कोई बताना पसंद करेगा इनके अलावा, साबिर साहब के सर अलावा? उसमें जो 1919 में जो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट आया था, सर 1919 में, तो उसमें जो उन्होंने फिर मान लिया था ना, इनलार्जमेंट कर दी थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की, उसमें 3 इंडियंस को शामिल कर दिया था। हाँ। 2 ईवानी सर मुकन्ना बना दिया गया था, काउंसिल ऑफ स्टेट बना दिया गया था, और लेजिस्लेटिव असेंबली बना दी गई थी। और पावर को सर वो जो डिस्ट्रीब्यूट किया था सेंटर में भी और प्रोविंसेस में भी, और असेंबलियों को भी ज्यादा पावर दे दी गई थी, उनको सेपरेट इलेक्शन की भी इजाजत मिल गई थी। और इसके अलावा सर जो उनके रुकन है असेंबलियों को उसको भी अच्छा, पावर ये जो दी गई। सेपरेट इलेक्टोरल क्या था, ये सेपरेट इलेक्टोरल क्या होता है, ये मुझे बताएंगी सनाबल आसिफ जी, मिस सनाबल बताएंगी कि ये जो बार बार हम जिक्र कर रहे हैं, सर सैयद ने भी जिक्र किया, मैंने भी बार बार बताया आपको डिटेल में, और आपने पढ़ा भी होगा, बचपन से आप पढ़ रहे हो
कि वो बार बार मुसलमान एक ही डिमांड करते थे और इनमें कॉन्फ्लिक्ट भी था आपस में मुसलमानों में। इसमें कुछ लोग मानते थे, कुछ लोग नहीं मानते थे। तो ये क्या है? सर ये सेपरेट इलेक्टोरेट ये था कि मुसलमान कहते थे कि एक तो हमारी अपनी पहचान होनी चाहिए, तो और जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो जो इलेक्ट होंगे तो वो मुस्लिम कम्युनिटी जो होगी उनकी मुस्लिम्स ही, यानी उनको जो हैं वो मुस्लिम्स इलेक्टोरेट ही उनको वोट वगैरह देंगे। तो ये था सेपरेट इलेक्टोरेट। अच्छा, अगर ये ना होता, ये मतलब इसलिए कहते थे कि अगर ये ना होता तो फिर क्या होता? तो सर इस तरह मुस्लिम्स आगे नहीं आ सकते थे, मतलब कि उनको वोट नहीं मिलना था क्योंकि वो ऑलरेडी माइनॉरिटी थे, इस वजह से। वो माइनॉरिटी की वजह से उनको वोट नहीं मिलना था, क्योंकि वो मेजॉरिटी बेस पे जब वन मैन वन वोट पे अगर उन्हें मिलता, जहाँ जो भी मेजॉरिटी होती उस इलाके में, ऑब्वियस था वो हिंदुओं की ज्यादा थी, तो वो क्या होता, वो हिंदू ही जीते, मुसलमान हार जाते। इसलिए ये डिमांड जो है सैयद अहमद खान से ही किया जा रहा था मुसलसल कि ये हमें जो सेपरेट इलेक्टोरल है वो हमें उसका राइट मिले। और यही मुस्लिम लीग ने भी डिमांड की जब मुस्लिम लीग बनी, और उससे पहले जब वो डेलीगेट्स जो लॉर्ड मिंटो से मिला शिमला में, उन्होंने भी यही डिमांड की थी। तो ये मुसलमानों की बड़ी पुरानी डिमांड थी, बिल्कुल सही है। और ये मुझे बहुत शुक्रिया। इसके अलावा मुझे बताएंगे सुबान अहमद जी, सुबान हामिद जी। मिस्टर सुबान, आप बताएं कि जो ये कब मुतालबा मंजूर हुआ था मुसलमानों का, जो सेपरेट इलेक्टोरल का है, और ये सबसे पहले किसने डिमांड किया था? यस सर। सर सेपरेट इलेक्शन का बताना जी। सर ये जो क्या नाम है, उस जब ये ना 1909 में सर सबसे पहले तो कुछ इलाकों में दिया गया था इनको कि आप कुछ इलाकों में अपनी हुकूमत अलहदा जिनमें मुसलमानों की अक्सरियत है वहाँ पे कायम कर सकते हैं। उसके बाद भी सर 1919 में भी यही दिया गया था कि आप ना कुछ इलाकों में ही कर सकते हैं और सारों में नहीं कर सकते। अच्छा, बस शुक्रिया शुक्रिया सुबान, थैंक यू। दोबारा पढ़ें सारे मामलात को गौर से। और आप मुझे बताएंगे जहांगीर कि जहांगीर आप हैं क्लास में? अनम जी, अनम इसरार आपकी क्लास में है? मिस अनम इसरार। जी सर। जी अनम, आप बताएं, आप परसों भी नहीं, परसों जो हमारी क्लास हुई है उसमें भी आप नहीं थी क्लास में? मैं उस वक्त क्लास में थी, लेकिन नहीं, वो क्लास में शो हो रही थी लेकिन आप बोल नहीं रही थी। आपको बार बार हमने कॉल किया और 10-15 मिनट तक, 20 मिनट तक मुसलसल वेट करते रहे कि आप किधर हैं, लेकिन आपने आप शो आवाज ही नहीं अपनी आ रही। जी सर, तो माइक इशू था। नहीं, माइक इशू तो इतना लंबा नहीं हो सकता, और माइक इशू में आप मुझे बताते ना कि माइक इशू का टाइप इशू भी था, सिर्फ माइक इशू था? सिर्फ माइक इशू था सर। मुझे बताते ना, मुझे मैसेज कर देते कि माइक इशू है। अच्छा चलिए, अभी अब बताएं, चलें। जी क्या सर? जो मैंने पूछा है अभी, इसे अपना सुबान से भी पूछा सवाल है, कोई आप बताएं। सर एक्चुअली मैंने पढ़ा नहीं था इसके बारे में। आपने असाइनमेंट भेज दिया मुझे अपनी, जो मैंने कहा था? जी सर, मैंने असाइनमेंट भेज दी थी। तो आप पढ़ती क्यों नहीं है? क्या वजह है इसके पीछे? कोई मुश्किल है, कोई मसला है कोई पढ़ने में? नहीं सर, लेकिन वो मुझे पता नहीं था कि पढ़ के आना। पता नहीं था? ये तो सबको बताया था मैंने, पढ़ के आना है। जी पहले सर, दिन से लेकिन क्लास का एक हमने एक बनाया हुआ है, एक हमने डिसिप्लिन मेंटेन किया हुआ है कि मैं कुछ टॉपिक देता हूँ कि आप लोगों ने पढ़ के आना है, उसके बाद हम उसको डिस्कस करते हैं सारे ना, और उसमें नए पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, सारे स्टूडेंट डिस्कस करते हैं, फिर हम एक कंक्लूजन निकालते हैं।
और वही आपका पेपर एक्चुअली सारा वही सिलेबस है, वही आपके पेपर में आना है इंशाल्लाह। सो ये तो पहले दिन से क्लास में, मैं महीना तो हो गया है, बताया हुआ मैंने कि हम आप लोगों ने टॉपिक्स लेके आना है, तो ये तो तमाम स्टूडेंट्स को पता है कि मैंने कोई टॉपिक दिया होता है लाजमी। क्यों भी माय स्टूडेंट्स, मैंने यही बात तय है ना कि मैंने कोई टॉपिक दिया होता है मैंने, है ना? तो फिर ये तो कोई बात नहीं है। जी सर। चले, आइंदा आपको पता होना चाहिए, आइंदा आपको टॉपिक जो है वो याद रखिएगा। जी फातिमा, ठीक है सर। फातिमा जी हमारी क्लास में फातिमा है, फातिमा जी, फातिमा क्लास में है? फातिमा दोबारा क्लास में नहीं है। देखिए मैंने इसका नाम पहले भी नोट किया हुआ है, मैंने फिर नोट कर दिया है। सर वो फातिमा, फातिमा का नेट का इशू है कोई। तो उसको खत्म करें ना। नेट का इशू एक दफा होता है, दो सर प्रोबेबिलिटी उसकी इसे लाइट कहते हैं। चली गई है, शायद इस तरह का कोई मसला हुआ है, पता नहीं क्या हुआ। नहीं देखिए ना, मैं मानता हूँ उस बात को कि लाइट चली जाती है जी और सर। नेट भी मसला कर देता है, लेकिन वो हर जी दफा नहीं होना चाहिए ना। तो जिस जी वक्त सर। मैं बोलूँ तो वो नेट का मसला हुआ जी, लाइट गई हुई है, जो प्रोबेबिलिटी है वो ये कहती है कि कभी एक दफा होता है। जी अगर सर। आपकी जेब में 10 सिक्के हैं 5 रुपए जी के, तो ये जरूरी नहीं है कि हर दफा वो 5 रुपए का सिक्का जो है, और उसमें 9 सिक्के 5 रुपए के हैं और एक सिक्का उसमें जो है 10 रुपए का है। जी जरूरी सर। नहीं कि हर दफा फर्स्ट टाइम अगर 10 रुपए का सिक्का निकल आया है, यानी लाइट चली गई है, तो अब हर दफा 10 रुपए का सिक्का ही आएगा, मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं होता। जी बिल्कुल सर, आप ठीक कह रहे हैं। नेक्स्ट, मैंने इसको दोबारा नोट कर लिया है, फातिमा का दोबारा इशू आया है। ये मैं लिस्ट मेंटेन कर रहा हूँ, आप बेफिक्र रहें, मेरे सामने लिस्ट सारी बन रही है, और ये जो आप जितने बहाने मैं नोट कर रहा हूँ उसको, इसलिए मुझे अब याद रहेगा कि किसने लास्ट टाइम क्या बहाना बनाया था, या वाकई कोई प्रॉब्लम हुआ था, जो भी हुआ था वो डिस्कस कर लेंगे। जहांगीर दोबारा नहीं है क्लास में। अब्दुल्ला सईद तो मेरा एब्सेंट है वैसे ही। अब्दुल्ला सईद क्लास में? जी सर, जी जहांगीर अब्दुल्ला क्लास सईद, में है। अब लास्ट टाइम नहीं थे क्लास में जब हम आपको बुला रहे थे, मेरे पास एब्सेंट शो हो रहे हैं यहाँ। जी बताएं, आप बताएं इसके बारे में कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट था ये क्या है, इसकी मुसलमानों ने डिमांड क्यों की, और जैसे अभी बताया भी एक स्टूडेंट ने हमारे, स्नैबल ने शायद बताया कि ये इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई और इसका मुसलमानों को क्या फ़ायदा होना था। जी सर मैं बताऊं? जी ये मुझे बताएं अब्दुल्ला सईद। सर मैं गांव आया हूँ सर, किसी की डेथ पे आया हूँ, इसकी वजह से तैयारी नहीं कर सका। ये टॉपिक जो है ना, ये वाला जो, ये मैं मुसलसल 20 दिनों से बता रहा हूँ, सेपरेट इलेक्टोरल का। जब हमने सही स्टार्ट किया था तब भी मैंने बताया था, तो ये है क्या, ये बताएं मुझे। अगर नया टॉपिक नहीं पढ़ा कोई बात नहीं है, वो चले, आपको इशू आया हुआ है, ये पुरानी बात पूछ रहा हूँ मैं आपसे, जो 2-3 हफ्ते से हम डिस्कस कर रहे हैं, ये है क्या सेपरेट इलेक्टोरल? अभी भी बताया, मिस जैनब ने भी बताया, शायद सनाबल ने भी बताया। जी चलो ठीक है, ओके। जी मुइज हमारे जो सीआर हैं, मुइज मियाँ, क्या हाल है आपका, ठीक है क्लास में? जी सर, शुक्र अल्लाह का। जी आप बताएं सेपरेट इलेक्टोरल क्या है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस थी, और सर मुसलमान बार मेरा बार ना इसको जी सर मेरा ना फ्राइडे से एक्सीडेंट हुआ है, मैं उस वजह से जो हूँ ना काफी अनस्टेबल कंडीशन में हूँ। मेरे पास वो मतलब आपको हॉस्पिटल की वो सेहत पड़ी हुई है वीडियोस और रिपोर्ट्स वगैरह, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा प्राइवेटली। ना, जरूरत नहीं, मैं ट्रस्ट करता हूँ इस पे, मैं इन चीज़ें चेक नहीं करता इसका, मैं आप पे ट्रस्ट करता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है, अल्लाह ताला को सेहत दे, जो मान में रखे, कोई बात नहीं। नेक्स्ट जी आप करें
सर मैं प्रेजेंट हूँ, आपने एब्सेंट मार्क किया हुआ। किसने? सर आपने भी कहा कि आपने एब्सेंट मार्क किया, अब्दुल्ला सईद। अब्दुल्ला सईद अगर एब्सेंट मैंने मार्क किया हो तो एब्सेंट उस होंगे ना भैया मेरे, 3 दफा तो रिपीट करता हूँ नाम। नहीं सर, मैंने एक भी छुट्टी नहीं की, मैं हमेशा सबसे पहले क्लास में होता हूँ। फिर नहीं होंगे आप, नहीं होंगे एब्सेंट। जब आप नहीं किए तो नहीं होंगे, अगर आप हैं तो होंगे, उसको नहीं बोले होंगे तो फिर नहीं। ये रिकॉर्डिंग हो रही होती है मेरे भाई, ये रिकॉर्डिंग हो रही होती है। आप नहीं बोले तो पता चल गया कि नहीं बोले। अब्दुल्ला सईद प्रेजेंट है, आप प्रेजेंट है और एक भी छुट्टी नहीं की, आप सही कह रहे हैं। खत्म हो गई बात। थैंक यू हाँ, हर चीज सर रिकॉर्ड पे होती है, टेंशन ना लिया करें। हाँ। अच्छा आप बताएं, चले मैंने आपसे पूछा था अभी, बताया आपने कुछ? जब गांव आए हुए हैं वो वाले हैं? अच्छा सर गांव आया हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है सर। जी बोले। तो आपने मेरी भी एब्सेंट मार्क की हुई है। मैंने नहीं मार्क की हुई, आप एब्सेंट होंगे। नो सर, मैंने मेरे पर 5 क्यों इल्जाम बार लगाए कॉल कोई किया है तो सर, ये नहीं हो 4-5 सकता। बार मैंने कॉल किया है सर, आप चेक कर लें। ना ना ना, ये नहीं हो सकता। मैं सर बार आपने बार रिपीट करता हूँ नाम बोला, मैंने फ्रेंड्स, दोबारा कॉल किया, लेकिन आप यहाँ आवाज नहीं आई होगी ना भाई मेरे, आपकी आवाज ही शो सुनाई दी होगी। यानी आप मुझे पागल समझते हैं? सर अभी भी। आप मुझे पागल समझते हैं? नो सर, वो बस मैं कॉल अब की मैं थी, आपकी आवाज लेकिन सुन शायद रहा हूँ और इंटरनेट मैं का आपको कोई इशू होगा। मार कर दूं, और दोबारा मैंने फिर रिपीट किया है नाम सबके, फिर मैं पागल हूँ। उसके बाद मेरा दिमाग खराब हो गया है कि मैं आपको फिर रिसेप्शन मार कर दूं। क्या मतलब आपकी बात का? ये एक दफा आपने मुझे प्रेजेंट नहीं किया, मुझे आपने दूसरों पे फौरन इल्जाम ठोक देते हैं आप। तरीका होता है बात करने का, बंदा इस तरह बात करता है कि मेरी एब्सेंट मार्क हुई हुई है सर, अब प्लीज चेक कर दें। और वो आपने मुझे नहीं कहना है जब तक मैं आपको खुद ना कहूं दोबारा। मैं बार बार चेक करता हूँ आपकी अटेंडेंस, पता ही है आपको। एक महीना आपको मेरे साथ पढ़ते हुए हो गया, शायद 1.5 महीना हो गया है। अब वो पता है कि मैं दिन अटेंडेंस 3 दफा कम से कम चेक करता हूँ। कोई आ गया तो लगा देता हूँ उसको। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने अटेंडेंस ना लगाई हो। आपने मुझे मेरा भी दुश्मनी चल रही है आपकी कोई कई सदियों से। मतलब मैंने क्यों आपको एब्सेंट मार्क करना है, वजह क्या है उसकी? आपने मुझे क्या कहा कि आपने मुझे एब्सेंट मार्क किया हुआ है? फिर आपने मुझे झूठा साबित किया। उसके बाद आपने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं तो 4 दफा बोल रहा हूँ, आपने मुझे एब्सेंट मार्क कर दिया। क्यों? वजह वजह बताएं इसकी मुझे। आपने मुझे झूठा साबित कर दिया ना, ये कैसे हो सकता है? पता ही नहीं होता कैसे बोलना है, कैसे बात करनी है। आपने पता, तमीज ही नहीं है आप लोगों को। किसको मैंने एब्सेंट मार्क किया हुआ बताएं मुझे। नुमान लतीफ एब्सेंट है मेरे पास, मोहम्मद इमाज एब्सेंट है, मोहम्मद अनस एब्सेंट है, रब्दा वसीम एब्सेंट है। मैंने बार बार इनके नाम लिए हैं, अब रिकॉर्ड पे भी है, आप गवाह हैं इस चीज के। रब्दा का नाम लिया मैंने बार बार, रब्दा 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 लिया है। मोहम्मद अनस नाम 2 दफा लिया है, पहले भी लिया, दोबारा लिया है। मोहम्मद इमाज नाम मैंने लिया है, मेरे पास एब्सेंट आ रहा है। आगे तो बता दें, लास्ट में लड़के ने कहा मैं आ गया, उसके मैंने अटेंडेंस फौरन लगा दी है। मोहम्मद साद शौकत एब्सेंट है मेरे पास, अब्दुल हनान बेग एब्सेंट है, जरमीन खान एब्सेंट है। जरमीन का मैंने 4-5 दफा नाम रिपीट किया है, मुझे याद है। मोहम्मद हसीब एब्सेंट है, मैंने उनका नाम बार बार रिपीट किया है। और कौन एब्सेंट है? कौन बोल रहे थे ये? जी बोले, कौन साहब थे आप? मुइज जी कौन बोल रहा था ये मेरा कह रहा था मुझे एब्सेंट है? ये क्या नाम है इसका? सर मैंने नोट नहीं किया। हसीब था, हसीब एब्सेंट है मेरे पास जी। जरमीन खान है, अब्दुल हनान बेग हैं, मोहम्मद साद शौकत हैं,
मोहम्मद इमाज हैं, मोहम्मद अनस हैं, रब्दा हैं, बस यही एब्सेंट हैं। नुमान लतीफ़ हैं। अब बताएं इसके अलावा कौन एब्सेंट है? किन्होंने बात की अभी? शाहजहान कौन था यार ये बंदा? सर ये हसीब थे मेरा ख्याल है, हसीब नाम है किसी लड़के का वो थे। तहसीब का नाम आपको शाहजहान पता है? मैंने बार बार लिया है, पहले पहले भी लिया है, मैं बार बार रिपीट जी करता हूँ। हसीब खान एब्सेंट है। कहता है मैंने 5 दफा नाम लिया है, आपने मुझे एब्सेंट कर दिया है। अजीब आदमी है। फिर मैंने सेकंड टाइम दोबारा अटेम्प्ट किया है इसको, अटेंडेंस को, उसमें 1-2 लोग आ गए, उनको मैंने अटेंडेंस लगा दी है। ये कहता है कि आपने मुझे एब्सेंट कर दिया। मैंने इसे क्यों एब्सेंट करना था यार? ये बोल रहा था तो बताया मुझे। सर वो शायद कोई इंटरनेट का इशू है सर, अभी भी फिर क्लास डिस्कनेक्ट। इंटरनेट का इशू है तो मुझे तो ना झूठा साबित करो भाई। मैंने क्यों एब्सेंट करना है सर आपको? वो तरीका होता है ना बात करने का। फिर हो जाते हैं फिर। आप सॉरी देख, सर। मेरा इंटरनेट का इशू था, मेरा इंटरनेट का इशू था, मेरी आवाज नहीं आ रही थी। ये कहे ना कि आपने मुझे एब्सेंट कर दिया, आपने मुझे एब्सेंट कर दिया, ये क्या बात हुई? हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर नुमान लतीफ़ की लगा दें सर प्रेजेंट। आप बहुत लेट आए हैं नुमान, आप बहुत लेट आए। क्या टाइम हो रहा है? 10:30 हो रहे हैं। सर मैं बता देता हूँ सर, मैं ना 8th सेमेस्टर का स्टूडेंट सर, मैं इंटर्नशिप पे आया हुआ था, इसीलिए सर वो इसलिए ये चीज़ हो गई है। इंटर्नशिप कर रहे हैं कहाँ? सर मैं शाहराज इंडस्ट्री में। अच्छा ठीक है, ओके, वेलकम। अच्छा अब बात वहीं रह गई है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये चौथी दफा मैं अटेंडेंस रिपीट कर रहा हूँ। नुमान लतीफ क्लास में आ गए, रब्दा वसीम एब्सेंट है मेरे पास, मोहम्मद अनस एब्सेंट है मेरे पास, मोहम्मद इमाज एब्सेंट है मेरे पास, मोहम्मद साद शौकत एब्सेंट है मेरे पास, अब्दुल हनान बेग एब्सेंट है मेरे पास, जरमीन खान एब्सेंट है मेरे पास, और मोहम्मद हसीब एब्सेंट है मेरे पास। मोहम्मद हसीब क्लास में आ गए? जी सर। चलें। जी हम बात कर रहे थे जी, अपना हमारी क्लास जिन्होंने ज्वाइन की अभी, नुमान साहब ने। जी नुमान, आप बताएं कि हम डिस्कस कर रहे हैं मुस्लिम लीग का जो फॉर्मेशन से लेके 1930 तक के जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, इसमें से हमें कुछ डिस्कस किया अब तक। आप बताएं कि आपने क्या नोट्स बनाए इसके हवाले से, और क्या आपने मुझे असाइनमेंट भेज दी? यस सर, सुबह उठते साथ जब जाने लगा था आपको असाइनमेंट भेज के गया था। ठीक हो गया। और आपने क्या पढ़ा इसके बारे में, नोट्स क्या बनाए हुए हैं? सर किसके बारे में? जो मैंने काम दिया था आपको 1906 से 1930 में, मैंने कहा था नोट्स बनाए इसके, मैं चेक करूंगा। सर मैं आई थिंक लास्ट क्लास में था नहीं। तो हमने ग्रुप बनाया हुआ है, तो उसमें आपके तमाम चीज़ें मेंशन की जाती हैं और डिस्कस किया जाता है काम क्या दिया था। और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में पता है कि क्लास के ग्रुप में मैं ऐड भी नहीं हूँ, तो बस एक दोस्त है जो बता देता है, अब्दुल्ला सईद, मैं छोटा भाई है, ये कजन टाइप है, तो वो बता देता है, तो इसलिए मैं क्लास के ग्रुप में ऐड भी नहीं हूँ, तो मुझे पता नहीं चलता ये चीज़। आप ऐड क्यों नहीं है? आप ऐड हो ना, ऐड उसमें क्यों नहीं सर ऐड किसी है? का नंबर नहीं है, किसी का नंबर ही नहीं मेरे पास। मालूम यार, ये अपना CRGR प्लीज नोट डाउन और ऐड हिम प्लीज। मैं आपको नंबर टेक्स्ट कर देता हूँ, मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको ऐड कर दूंगा। चले मुझे कर दीजिएगा। चलिए मसला हल हुआ। आइंदा नुमान जो है आप प्लीज क्लास में शेयर कीजिएगा, और कोई मसला हो तो मुझे डायरेक्ट रब्ता किया करें मेरे से। ओके सर। हाँ। शाहजहान प्लीज कंटिन्यू करें। अब आपकी आवाज सही आ रही है, चेक कर लेते हैं जी। जी सर, जी सर। ये
लखनऊ पैक्ट पे बात करनी है कि सर कोई भी इवेंट जो भी नहीं, लखनऊ पैक्ट पे बात हो गई है, वो भी उसने स्नैपल ने गार्बन की है बात थोड़ी सी, सेपरेट इलेक्टोरल पे बात हो गई है। आप इसको ना जस्ट एक सम अप कर दें इस पूरे पीरियड को, कि इसमें क्या हुआ और इसमें जो खिलाफत मूवमेंट तक पहुंचने में क्या 2-3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं वो क्या थे, और उसके बाद 1930 को इलाहाबाद में अलामा साहब को क्या जरूरत पेश आ गई कि उन्होंने ये बात की। इस पर जरा थोड़ा सा एक ब्रीफ किस्म की बात आप कर दें जी, जो जरूरत होगी मैं ऐड कर दूंगा उस पर इंशाल्लाह जी। इंशाल्लाह। सर ये जो शुरुआत होती है 1857 के बाद, सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ तहरीक चलाते हैं। उसके बाद ये मुख्तलिफ जो आते जा रहे हैं, जैसे कि पहले शिमला डिप्यूटेशन है, तो वहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट्स की पहले एज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंटेड बात की गई शिमला डिप्यूटेशन, जिसमें सर आगा खान मोहसिन ममलूक थे। तो उसके बाद मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स आए और लखनऊ पैक्ट है, फिर दिल्ली प्रपोजल आते हैं 1927 में, फिर जो साइमन को जो जरूरत पड़ जाती है बेचारा उधर से ब्रिटेन में बैठा हुआ है, उसको यहाँ पे जरूरत पड़ती है आने की ताकि वो जायजा ले सके कि सिचुएशन क्या है, या जैसे बात हो चुकी है जना के 14 पॉइंट्स पे, उन्होंने नेहरू रिपोर्ट के जवाब में 14 पॉइंट्स दिए अपने। ये सारी बात जो हो रही है बेसिकली ये पॉलिटिकल राइट पे ज्यादा फोकस हो रही है। तो मुसलमानों को जो है सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए जाएं, जिसका मतलब ये है उनकी जो इलेक्शन है वो अलग से करवाए जाएं जिन इलाकों में वो मेजॉरिटी में हैं। और उनके अलावा ये जो सारी जितने भी ये दिल्ली प्रपोजल है या साइमन कमीशन या 14 पॉइंट्स, इनमें तकरीबन बातें तकरीबन सेम ही हो रही हैं, लेकिन इसमें जो बात एक कैरेक्टर्स कहीं पे डिफरेंट हैं और कहीं पे जो है शिद्दत जो है वो डिफरेंट है। मतलब किस शिद्दत से उन्होंने जो बात या अपना कोई ड्राफ्ट बनाया तो किस शिद्दत के साथ उन्होंने रखा। तो और आपने अभी सवाल पूछा था कि लखनऊ पैक्ट के क्या फायदे हैं या क्या नुकसानात हैं। तो लखनऊ पैक्ट के जो फायदे हैं वो बज़ाहिर ये हैं। अच्छा, एक ये बात भी मैं कहूँगा, जहन में आ रही थी मेरे कि लखनऊ पैक्ट हुआ क्यों। लखनऊ पैक्ट हुआ क्यों, क्योंकि 1909 में जो मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स आए थे उसके बाद ऐसा कोई खास इवेंट नहीं है। फिर आता है लखनऊ पैक्ट आता है एक डॉक्यूमेंट की सूरत में जो जाहिर करता है हिंदू मुस्लिम यूनिटी को। तो ऐसा क्या हो गया जो 1857 में जब जंग आज़ादी हुई तब हमारे खिलाफ थे। हमें कल्चरली हम कोई भी अपना एक्ट करते हैं तब हमारे खिलाफ है हिंदूज। तो ऐसा इस दौरान क्या होता है कि वो एक एक्ट करने के लिए रजामंद हो जाते हैं, जिसमें बल गंगाधर तिलक थे और मोहम्मद अली जिन्ना थे मुस्लिम लीग की तरफ से, और कांग्रेस की तरफ से जो बल गंगाधर तिलक साहब थे। तो ऐसी सिचुएशन क्या थी, एक्चुअली सिचुएशन ये थी कि 1914 में हुई वर्ल्ड वॉर 1 शुरू ना। तो जो बरतानिया था वो मसरूफ था जर्मनी के साथ लड़ने में, और वो नहीं चाहता था कि ऐसा कोई जो कम्युनल इधर बड़े सगीर में कोई वाकया हो या कोई इनके आपस में इस तरह की क्लैशेस हों। उन्होंने इसमें काफ़ी सारे जो हैं एक्ट्स भी दिए थे, जिसमें रॉड्स एक्ट भी आता है। ये मेरा ख्याल है 1919 में आया था रॉड्स एक्ट। इससे पहले 1915 में भी एक आया है जिसका नाम है डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915। इसको इमरजेंसी क्रिमिनल लॉ भी कहा जाता है। तो उन्होंने इस तरह के लॉज बनाए थे कि हिंदू और मुसलमानों को मिलाया जाए, ताकि हम जब जर्मनी के साथ जंग में मसरूफ हैं तो हमें बड़े सगीर में या इंडिया में कोई मसाइल पेश ना हो। तो ये वजह थी कि जब वो देख रहे थे कि अंग्रेज जो हैं मसरूफ हैं, तो हो सकता है कि अगर हम यूनाइट हो जाएं तो हमें जो है अंग्रेज सरकार की तरफ से इलेक्टोरेट्स मिलें, हमें जो है कुछ इख्तियारात मिलें, हमें जैसे कि गांधी ने डोमिनियन स्टेटस की भी मांग की थी। तो ये इसके अलावा ये कानपुर मॉस्क इंसिडेंट भी था जिसकी वजह से
ये एक रोड था जहाँ पे कानपुर का बताइए, कानपुर में क्या हुआ था? कानपुर में सर ये मॉस्क और एक मंदिर था, वो रोड था जिसको जो उधर के एडमिनिस्ट्रेटर्स थे जो उधर रूल कर रहे थे, उन्होंने उस रोड को वसी करने की थोड़ी सी कोशिश की थी। और उसका मतलब इस तरह वो रोड सिचुएटेड था कि उसको मस्जिद भी लग रही थी और दूसरी तरफ मंदिर भी था, तो उन दोनों मंदिर की भी और मस्जिद की भी दीवारों को थोड़ा सा नुकसान पहुंचाया गया था ना। तो ये इसने जो लोकल्स थे वहां पे उनके दिलों में ये ख्याल पैदा कर दिया इस वाकये ने कि जो अंग्रेज हैं वो तो हमारी जो सेक्रेट प्लेसेस हैं उनको भी नहीं छोड़ रहे, और हम जो हैं दोनों ही विक्टिम्स हैं, हिंदू भी विक्टिम्स हैं तो उसके साथ साथ मुसलमान भी विक्टिम्स हैं। तो इसने एक ऐसा साइकोलॉजिकली सेंस क्रिएट किया जिसकी वजह से आगे जाके 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ। और इसके अलावा एक और चीज कि बड़ी बड़ी बातें मोटी मोटी जो हैं वो हो चुकी हैं, थोड़ी एक दो चीजें और हैं जो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा। इसके अलावा 1919 में जो जलियांवाला बाग में वाकया हुआ, ये बहुत ही मतलब एक हिस्ट्री का अहम तरीन वाकया है, और मैं उम्मीद कर रहा था कि जब बच्चे बोल रहे हैं तो शायद ये वाकया जिक्र करेंगे। हुआ यूं कि पंजाब में जो दो लीडर थे, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यापाल, ये अमृतसर में थे। तो ये लीडर्स थे वहाँ के, पॉलिटिकल इनकी एक अच्छी रेपो थी, और इनको जो है पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के तहत या इनके जो कॉन्फ्रेंसेस की प्रोटेस्ट करते रहते थे, ये उनकी तरफ इनको जो है पुलिस ने आके अरेस्ट कर लिया। तो जो इनके फॉलोअर्स थे, जो इनके इनहेरेंट्स थे, उन्होंने जी कम्युनल रियट्स शुरू कर दिए। और उधर पंजाब के मुख्तलिफ एरियाज में क्या हुआ कि झगड़े फसाद होना शुरू हो गए। तो जब झगड़े फसाद शुरू हो गए तो यहाँ पे पंजाब पूरे में मार्शल लॉ का ऐलान कर दिया गया था। ये मार्शल लॉ 11 अप्रैल को हुआ था 1919 में। और उसके आगे यूं हुआ कि 13 अप्रैल को जो है जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठे हुए, और इनका जो त्योहार होता है, तो मुझे भी इसका नाम जहन में नहीं आ रहा, त्योहार था, तो वो उसको मनाते हैं, एक सिख मनाते हैं और दूसरा हिंदूज भी मनाते हैं। तो वो इस चीज से बिल्कुल अनअवेयर थे कि इसके क्या आफ्टरमाथ हो सकते हैं, या जो क्रिवल जनरल डायर, जिसको मुख्तलिफ किताबों में क्रिवल लिखा जाता है, कि वो बहुत ही जालिम जनरल था। तो वो अपनी फौज के साथ जलियांवाला बाग में आया और जलियांवाला बाग में जो है सब पे जो है फायरिंग शुरू कर दी। और उसमें कहा जाता है कि कोई तकरीबन 10,000 के करीब करीब लोग मरे थे। और इसमें एक और शख्सियत, जब ये वाकया हुआ तो कहते हैं, मैंने पढ़ा है इसमें कि एक और शख्सियत वहां पे मौजूद थी जो कि इस वाकये के बाद आई थी, जिसने लाशों पे जो अंबार लगे हुए थे उनको देखा था, और उस शख्स का नाम था भगत सिंह। और ये भगत सिंह जो है वो ग्रूम हो रहा था, और आगे जाके जब ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू होती है, मेरा ख्याल है 20 में होती है, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एक तरफ होती है, उसके साथ साथ खिलाफत मूवमेंट भी हो रही होती है, और उसके साथ साथ हिजरत मूवमेंट भी 1920 में शुरू हुई होती है, जिसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था कि ये जो बड़े सगीर है ये दारुल हर्ब बन चुका है, ये वार की एक जगह है, यहाँ से हिजरत करनी चाहिए। और काफी लोग जो है बड़े सगीर को छोड़ के अफगानिस्तान की तरफ जो है वो मूव कर चुके थे। इसमें और भी कुछ लोग थे, इसमें जान मोहम्मद जुनेजो साहब हैं, ये सिंधी थे, अब्दुल मजीद सिंधी थे, और मौलाना अब्दुल बारी फरंगी थे। हिजरत मूवमेंट भी चल रही है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी इसी दौरान 1920, 21, 22, और जो खिलाफत मूवमेंट भी है वो भी जारी है। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के भगत सिंह फॉलो करते थे, और जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी की सरबराही में चल रही है, तो भगत सिंह जो है वो जो कपड़े पहनते थे अंग्रेज, उनका जो लिबास होता था, उनकी जो चीजें होती थी, ये छोटा होता था, उसका मेरा ख्याल है 12-13 साल का था, तो वो जलाता था, कपड़े जलाता था नॉन कोऑपरेशन में। तो इसके अलावा एक वाकया हुआ, ये मेरा ख्याल है हुआ है 1922 में, इसको कहते हैं चोरी चोरा इंसिडेंट। ये एक मेरा ख्याल है यूपी में कोई इलाका है, उत्तर प्रदेश में। तो वहां पे हुआ यूं कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के प्रोटेस्टर थे, उनका बाय सिंगल रीजन और अनदर
किसी बात पे क्लेश हुआ और क्लेश में ये हुआ कि पुलिस ने प्रोटेस्टर्स पे फायरिंग चलाना शुरू कर दी और जो पुलिस स्टेशन था करीबी, मतलब जहाँ की हदूद में ये वाकया हुआ था, प्रोटेस्टर्स पे फायरिंग हुई, तो वहाँ के लोगों ने क्या किया कि उस पुलिस स्टेशन को जाके जला दिया और 15-20 लोग मेरा ख्याल थे और उनको जो है उधर उन्होंने मारा भी। तो इसका नतीजा ये हुआ कि जो गांधी साहब ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाई हुई थी वो उन्होंने, क्योंकि वो अहिंसा पसंद करते थे, वो कहते थे कि नॉन वायलेंस ये एक ऐसा तरीका है कि हम डोमिनियन स्टेटस जो है अंग्रेजों से हासिल कर सकते हैं और जो है यही एक तरीका है जिससे हम अपनी आज़ादी की तरफ जा सकते थे। तो इसके साथ साथ फिर आगे चल के भगत सिंह का भी बहुत बड़ा किरदार है। भगत सिंह ने, और जितना थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा तो ये गांधी ने जो टोटल इंडिपेंडेंस का नारा लगाया था। जी आई एम सॉरी फॉर इंटरप्शन। भगत सिंह पे अभी पिछले दिनों, अभी जिस दिन चंद दिन पहले पीटीवी पे इसके हवाले से एक प्रोग्राम था, उसमें उन्होंने मुझे भी लाइव लिया था। तो भगत सिंह पे मैंने भी पिछले दिन बात की, वो शायद मैंने जो मेरे साथ ऐड हैं फेसबुक वगैरह पे वो उन्होंने देखा होगा। तो भगत सिंह का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है और उस पर उसने बड़ा काम किया है और उसने आज़ादी की जो जंग है उसमें जिन लोगों का हिस्सा है वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं, उनमें एक भगत सिंह भी है। बिल्कुल, आगे आप भगत सिंह को जरा स्किप करके आगे बढ़ें। जी तो भगत सिंह को जो है 23 साल का था, इसको फांसी दी गई थी और इसके 2 और साथी भी थे, सुखदेव और राजगुरु, जिनको मैं फांसी कह रहा दी हूँ गई थी। भगत सिंह को स्किप कर दें, आगे चलें। जी आगे मैं कह रहा हूँ कि टाइम नहीं है तो आप 1930 तक पहुंचे प्लीज। जी जी जी। उसके अलावा जो है खिलाफत मूवमेंट है, खिलाफत मूवमेंट पे काफी अच्छी बातचीत हुई भी है और खिलाफत मूवमेंट क्योंकि जो वर्ल्ड वार 1 हुई, ये इसका नतीजा था। जो तुर्की था वो सपोर्ट कर रहा था जर्मनी को और जो लोकल्स थे, गांधी थे या कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, उन्होंने ये मुआहदा किया था ब्रिटेन के साथ कि हमारी फौजें जो होंगी वो भी साथ जाएंगी, हम आपको पॉलिटिकली जो है वो सपोर्ट करेंगे, लेकिन ये होगा कि अगर आप जीत जाते हैं तो आप जो टर्की है उसको कोई भी नुकसान नहीं देंगे। लेकिन हुआ ये कि इसमें एक ट्रीटी ऑफ सेवरस भी बाद में लाई गई थी, जिसमें इसके जो मुख्तलिफ इलाके हैं वो मेरा ख्याल है एक ग्रीस था और कुछ कंट्रीज में उसको तोड़ा मरोड़ा जा रहा था। तो एक खिलाफत मूवमेंट लाई गई और इसका मेन जो एम था कि जो टेरिटरीज हैं तुर्की की उसको रिस्टोर किया जाए, जो होली प्लेसेस हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए और जो ऑटोमन एम्पायर था, सल्तनत उस्मानिया, उसको जो है दोबारा से रिस्टोर किया जाए। लेकिन ये कमाल पाशा या इस तरह कुछ नाम है, वो जब बाद में आए तो उन्होंने खुद ही खिलाफत को जो है खत्म कर दिया और इस तरह से मुस्तफ़ा खिलाफत मूवमेंट। कमाल पाशा जिसे तुर्की वाले अतातुर्क कहते हैं, तुर्कों का बाप। अतातुर्क मतलब तुर्कों का बाप, उसका नाम था मुस्तफ़ा कमाल पाशा। जी जी सर। और इसके आगे जो है आती है नेहरू रिपोर्ट आती है, ये भी एक इम्पोर्टेंट है नेहरू रिपोर्ट। बल्कि ये जो इलेक्टोरेट्स का बार बार जो जिक्र हो रहा है, यही इसकी वजह थी कि जब ये चैम्सफोर्ड एक्ट भी आया था, इसके रिफॉर्म्स आए थे 1919 में, उसके बाद भी कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशनल मसाइल थे वो ठीक नहीं थे और इसमें यह था कि बाकायदा ये जब साइमन कमीशन आई थी, साइमन आया था, तो उसको भी जो है भगत सिंह और दीगर जो पार्टीज थी उन्होंने ट्रेन से उतरने भी नहीं दिया था और वो खाने थे। और जो बरतानिया की आर्मी थी उन्होंने उस पर गोलियां चलाई थी। उसको समअप करते हैं साइमन कमीशन पे, क्योंकि जो भी कमीशन 7 लोगों का था वो बिल्कुल वेस्टर्न थे सारे, कोई भी इंडियन नहीं था, उसको रद्द किया गया। फिर नेहरू ने जो है अपना रिपोर्ट दी, लेकिन मुसलमानों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। उसमें उसमें वजह ये थी कि एक्चुअली मोतीलाल नेहरू ने वो रिपोर्ट बनानी थी, लेकिन जो जवाहरलाल नेहरू है उन्होंने वो उसको समझ किया और मोतीलाल नेहरू की जो साइकी थी वो काफी कायदे-ए-आज़म से मिलती भी थी। तो इन्होंने जो नेहरू रिपोर्ट बनाई उसमें 2 मेन ड्रॉबैक्स थे जो कि मुसलमानों के लिए, जो मुसलमान चाह रहे थे वो उसके खिलाफ थे। एक तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स का ना होना और जो रेजिडुअरी पावर्स थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रहे थे, जो सेंटर मतलब फेडरल हुकूमत होगी। जबकि मुसलमानों का ये चाहते थे कि वो
प्रोविंशियल जो है ऑटोनॉमी हो प्रोविंसेस को मिले। इसीलिए जना ने जो 14 पॉइंट्स दिए उसमें यही था कि सेंट्रल लेजिस्लेचर होगा तो उसमें मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन होगा, फ्री होगी, सेपरेट इलेक्टोरेट होंगे। बंगाल, पंजाब और जो नॉर्थ वेस्टर्न के प्रोविंस है उसमें कोई भी टेरिटोरियल चेंजेस नहीं जाएंगी। रिलीजियस लिबर्टी होगी, कोई भी बिल पास नहीं हो सकता अगर 3/4 मेंबर्स जो होंगे लेजिस्लेचर को अपोज कर देते हैं। और जो बंगाल है उसको संघ से सेपरेट किया जाएगा। और जो NWFP है और बलूचिस्तान है उसमें रिफॉर्म्स लाए जाएंगे। सॉरी फॉर इंटरप्शन, मुझे इब्राहिम का मैसेज आया है कि प्लीज़ काइंडली चेक अटेंडेंस अगेन। यानी मैं सारे क्लास में हम अटेंडेंस चेक करते रहे कि आप लोग लेट हो रहे हैं और सारी क्लास में 2 मिनट रह गए हैं क्लास ख़त्म होने में, अब अटेंडेंस चेक करके आपकी अटेंडेंस लगा दूँ, ऐसा तो मुमकिन नहीं है ना। तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि आपके पूरी क्लास में आप 1 घंटा 20 मिनट गायब रहें और एंड पे मैं आप लोगों की अटेंडेंस लगा दूँ, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अटेंडेंस ज़रूर चेक कर देता हूँ, लेकिन ये तरीका बिल्कुल जो है अब नेक्स्ट नहीं चलेगा, ठीक है। हमारे पास पूरा रिकॉर्ड होता है कौन कितने बजे क्लास में रहा है और वो यूनिवर्सिटी में रिकॉर्ड जा रहा है। मैं बता चुका हूँ आपको बार बार, पूरी अटेंडेंस जो है वो वापस जाती है। तो क्लास ख़त्म होने में 2 मिनट रह जाएँ और मुझे मैसेज आ रहा है जी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे इब्राहिम का कि आप प्लीज़ चेक करें अटेंडेंस कि मेरी माइक इशू आ रहा है। ऐसा नहीं होगा, आइंदा इस किस्म के काम नहीं करने आपने, ठीक है। आधा घंटा हो गया, घंटा हो गया, मतलब आप क्लास ख़त्म होने लगी है, 1.5 घंटे बाद आप कह रहे हैं मुझे अटेंडेंस चेक करें दोबारा। मैं इसी काम में लगा रहा हूँ, अटेंडेंस चेक करूँ। जी शाहजहां कंटिन्यू करें। 4 दफ़ा तो अटेंडेंस चेक कर चुका हूँ। क्यों भाई शाहजहां बताएं आप? शाहजहां कितनी दफ़ा अटेंडेंस लगा चुके हैं अब तक क्लास में? सर मेरा ख्याल है कोई 5 अब ये बार बार अच्छा लगता है रिपीट करना है, अटेंडेंस चेक करें, अटेंडेंस चेक करें, मतलब तरीका है करने वाला ये? मतलब हम क्लास में अटेंडेंस लगाते रहेंगे, पढ़ेंगे नहीं हम कभी? स्टूडेंट्स को खुद एहतियात करना चाहिए ना, मतलब एक दफ़ा के लगा दिए, दूसरी दफ़ा लगा दिए, अब आप नहीं आए उसमें, नहीं आपका अनफॉर्चुनेट हो रहा है, वो माइक का मसला हो रहा है। माइक का क्या मसला है? अटेंडेंस का माइक से क्या ताल्लुक है? जो आप ये जो करते हैं ऐसे में कलेक्टिवली जो आप लोग ये करते हैं, आपने अगर माइक का मसला था तो आप अपने CR को मैसेज करते, मुझे डायरेक्ट मैसेज करते आप। मुझे क्यों नहीं मैसेज करते आपके मेरा माइक का इशू आ रहा है? और मैं वो बार बार कह रहा हूँ माइक का मसला रिजॉल्व करवाएं, माइक का मसला रिजॉल्व करें आप। माइक का मसला क्यों आ रहा है आपको? अगर आपने गाड़ी पे कहीं जाना है, मतलब आपने कहीं सफ़र पे जाना है, तो गाड़ी के टायर आप हवा चेक करते हैं, आप उसका इंजन चेक करते हैं, इंजन ऑयल चेक करते हैं, पानी चेक करते हैं, फिर आप निकलते हैं ना। अभी ऐसा हुआ है कि फ़ोन कर रहे हो, नहीं मेरे टायरों में हवा कम थी, मैं ऐसे पंचर हुआ मैं बैठा हुआ हूँ, इस वजह जी वो अपना इंजन हीटअप हो गया, पानी नहीं भरा था, मैं बैठा हुआ हूँ। ऐसा नहीं होता यार, तैयारी करनी पड़ती है। अपना माइक चेक करें, अपनी मामला ठीक करें, उसके बाद आप क्लास में आना पड़ता है ना। आपने अल्टरनेटिव बैटरी रखें पास, अल्टरनेटिव उसका रखें, कनेक्शन रखें पास। अब पता है कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, एक दफ़ा चले हो गया, 2 दफ़ा हो गया, बार बार तो नहीं ना प्रॉब्लम्स होते इस किस्म के। जी कंटिन्यू करें शाहजहां जी। जी सर। इकबाल का इलाहाबाद एड्रेस जो है, मैं उसको वाइंड करता हूँ थोड़ा सा। जी मैं मेरी बात सुने। अल्लामा इकबाल का जो इलाहाबाद एड्रेस है, अल्लामा इकबाल का जो इलाहाबाद एड्रेस है, इस पे हम कंटिन्यू करेंगे यहीं से, और आपकी बात को यहीं से अगले क्लास में हम लेके चलेंगे। इन जो इवेंट्स हैं हमारे वो आगे चले गए हैं, वो हमारे होंगे 1930 से, यानी अल्लामा इकबाल के खुतबा इलाहाबाद को हम दोबारा डिस्कस करेंगे, और वहाँ से लेके हम 1947 तक के तमाम इवेंट्स जो हैं अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस चीज़ को नोट डाउन कर लें। शाहजहां आप भी इसको लिख के माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में डाल दें, ग्रुप में भी डाल दें कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो 1930 से ऑनवर्ड होगा, और ये 1947 तक के जो इवेंट्स हैं इम्पोर्टेंट उसको हम कवर करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है इंशाल्लाह। इब्राहिम मेरे पास वैसे भी एब्सेंट नहीं है, मैंने चेक कर लिया है। साथ शौकत है, मोहम्मद इमाज है, अनस है, रब्दा है, और ये क्लास में लेट ज्वाइन किया था नुमान लतीफ़ ने हमें, और
हसीब ने भी लेट ज्वाइन किया है, जरमीन खान एब्सेंट है, अब्दुल हनान बेग एब्सेंट है। ठीक है, चलें, मैंने फिर भी चेक कर लिया, लेकिन कोशिश किया करें कि जो इश्यूज हैं वो साथ साथ आप अपने ये जो इश्यूज मेरे साथ डिस्कस कर लिया करें, मुझे व्हाट्सएप कर लिया करें मैसेज जो है। जी, हम वाइंड अप सर करते हैं एक कि दफा वापस रिपीट करते हैं कि क्या पढ़ के आना। जी, मैंने कहा ये जो हमने 1930 पे अभी हम चल रहे हैं और इस पे इंशाल्लाह हम बात करेंगे 1930 से 1947 के वाक़यात, यानी अल्लामा इकबाल के जो इलाहाबाद एड्रेस है इससे लेके हम ऑनवर्ड आगे चलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, 47 तक, यानी 47 के वाक़यात, इसमें इम्पोर्टेंट इलाहाबाद है। उसके बाद इलेक्शंस हुए, जनरल इलेक्शंस इंडिया में, और उसके बाद कांग्रेस की जो पता है कि उनकी वजारतें बनी, फिर उसके बाद कायदे नाराज़ होके चले गए यहाँ से, और ये इसमें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हुई 1930, 31 वगैरह में, 32 में। अलामा साहब बीमार हुए, अलामा साहब ने ख़त लिखे कायदे आज़म को, कायदे आज़म फिर वापस आए और अलामा साहब की डेथ हुई 38 में लाहौर में। 40 में पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास हुआ, जिसे लाहौर रेजोल्यूशन कहते हैं, तो पाकिस्तान रेजोल्यूशन हुआ। फिर उसके बाद जो 1940 से 47 का जो एक पीरियड है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्रूशल है। इसमें बहुत से वाक़यात हमें मिलते हैं जो इंशाल्लाह आप पढ़ के आइएगा, उसको करेंगे इंशाल्लाह। सर स्पीच ऑफ इलाहाबाद से 30 दिसंबर 1930 में जो हुआ था। 1930 से, क्योंकि हमने वो टॉपिक आज जब हमारा डिस्कस नहीं हुआ, अल्लामा इकबाल की स्पीच से ऑनवर्ड हमने डिस्कस करना है इंशाल्लाह। ठीक है, ओके सर। सर इफ़ यू डोंट माइंड आप थोड़ा सा ये कम कर दें, क्योंकि ये बहुत लेंथी हो जाता है और हमने ज़रा थोड़ा डिटेल में पढ़ना होता है, तो आप इलाहाबाद से थोड़ा लाइक 40 तक कर दें या 42 तक कर दें तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा। कौन बोल रहा है? सर सर साबिल सर से कह तो सही रही है कि थोड़ा और इजी हो जाएगा, और बिकॉज सर और नोट्स भी हमने खुद ही बनाने होते हैं, इस वजह से कि हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो आगे नेक्स्ट नोट्स खुद ही बनाने होते हैं, किसी से बनवाने तो नहीं होते। मैं भी खुद ही बनाता रहा हूँ नोट्स। तो सर वही कह रही हूँ कि हमने पढ़ना भी होता है, इसलिए बहुत लेंथी हो जाता है। तो कहने का थोड़ा मतलब सा ये है कम कर कि बस आप थोड़ा सा शॉर्ट कर दें। नहीं, ये कुछ ज्यादा लंबा पीरियड तो नहीं है, 17 साल का पीरियड है सिर्फ, और उसके बाद हम उसको बार-बार डिस्कस कर रहे हैं ना। चलें, आपकी बात मान लेते हैं, 40 तक कर लेते हैं। यानी आप मुझे समझा रहे हैं, मुझे बता रहे हैं कि क्या ज्यादा है और क्या कम है, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, मैं तो सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे। आप मुझे इस तरह बता रहे हैं जैसे मुझे पता ही नहीं है। हाँ, आप कहें कि आप मुझे पता ही नहीं है कि आप कह रहे हैं वो इतना पढ़ना पड़ता है, बहुत लेंथी हो जाता है। जैसे मैं अभी नया अभी वारद हुआ हूँ इस काम में, मुझे तो पता ही नहीं इस बात का कि बड़ा रास्ता लंबा है, ये इतनी देर लग जाएगी, है ना? ऐसा ही है ना, ये कहना चाह रहे हैं आप? ऐसा नहीं कुछ भी, ये पता होता है कि आपको कितना काम देना है और कितना आप कर सकते हैं और कितना मेंटेन करेंगे। अभी आप लोगों को असाइनमेंट्स का बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं है। मिड्स के बाद बहुत ज़्यादा असाइनमेंट्स मिलने वाली हैं आपको, बहुत ज़्यादा आपके क्विज होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा आप पे बर्डन बढ़ने वाला है। अभी सिर्फ 20 नंबर का आपका पेपर है और उसके बाद आपका 80 मार्क्स का पेपर है। तो इसलिए प्लीज़ आप थोड़ा सा अपनी स्पीड को तेज़ करें, बजाय ये करने के कि जो सड़क जो है वो मैं कहूँ कि सड़क कम कर दें, फासला कम कर दें। फासला नहीं कम होता, फासले उतने ही रहते हैं। आपको स्पीड तेज़ करनी पड़ती है, आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ता है। ज़िंदगी से आप मतलब मेरा कराची से इस्लामाबाद का फासला उतना ही रहना है हमेशा। ज़्यादा सड़कें बेहतर बन जाएंगी, उससे फासला कुछ कम हो जाएगा, लेकिन आपने स्पीड बेहतर करनी है, आपने अपने इक्विपमेंट्स बेहतर करने हैं, आपने टाइम ज़्यादा देना है उससे। ये ज़िंदगी है, इसको लाइफ कहते हैं। मैं तो कम कर दूंगा, चले मैंने कर दिया, अब ना पढ़े कोई बात नहीं, अब दोबारा पिछला पढ़ लें, आप खुश हैं, मेरी से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पढ़ना आपने है, पढ़ना चाहिए, आपको टाइम ज़्यादा देना चाहिए, ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। मेरी बात समझ में आई है नैबल आपको? स्नैबल स्पीड आपने तेज करनी है, टाइम आपने ज़्यादा देना है। और आप ही क्लास में ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा पढ़ते हैं, टाइम ज़्यादा देते हैं। किसी एक दो का बंदा मसला हो सकता है, जैसे किसी ने कहा मैं गांव में हूँ, मैं कोई बात नहीं, मैंने उसको रिलैक्स कर दिया। एक बंदे ने कहा जी मैं
कोई इशू बना हुआ उसको भी रिलैक्स कर दिया। एक बंदे ने कहा मेरा एक्सीडेंट हुआ है, मैंने उसको भी रिलैक्स कर दिया। जिसने जो जो कहा मैंने विदाउट एनी प्रूफ उसको रिलैक्स कर दिया। लेकिन जो जिनके पास कोई इशू नहीं है उनको पढ़ना चाहिए ना, उनको पढ़ना है, उन्हें पढ़ना होगा। ये बात समझ में आई है आपको? और आप मुझे बता रहे हैं कि काम ज्यादा है और आप नहीं कर सकेंगे, ये कैसे हो सकता है? मुझे पता है कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, आपको पढ़ना पड़ेगा ना उसका। और मैं आपको डिटेल में बहुत पढ़ने को भी नहीं ऐसा कह रहा होता, मैं सिर्फ कहता हूँ कि आप मेन चीजें जो है उसे फोकस करें, समझें, फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे। चलिए मैं आपको टाइम दे देता हूँ। 1930 से अब 1940 पाकिस्तान रेजोल्यूशन तक के जो वाकयात हैं उसको डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट क्लास में, उससे नेक्स्ट क्लास में हम अगले जुमे को अगले मंडे को, फिर जुमे वाली क्लास जो है उसमें आप 30 तक कर लें और अगली क्लास में इंशाल्लाह हम 47 तक कर लेंगे। आप खुश हैं? सर 30 ठीक है तक सर, मुझे थैंक यू। 40 का था। 30 से 40 तक का क्या तो रहा हूँ मैं, ओके ठीक है ना? जी सर। चलें बस ठीक हो गया। 30 से 40 शाहजहां आपने नोट कर लिए और अपनी हमारी जिया ने भी नोट कर लिए, सामिया ने जी सर। और सिया ने भी नोट कर लिया, मुइज ने। यस सर। चलें बस ठीक है। अब नेक्स्ट 1930 से 1940 के दरमियान की जो इवेंट्स हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। ठीक है सर। कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है और हमारे यहाँ इलामा इकबाल टाउन में हमारे बहुत पुराने जो मोअज़्ज़िज़ यहाँ के साथी भी थे और बिल्कुल यंग वाले रहीम स्टोर के जो मालिक थे और बड़े अच्छे इंसान थे, वो उनकी डेथ हो गई कोरोना से परसों रात को। और जस्ट देखें वो 3 दिन में ही वो अभी जुमे को उन्होंने बातें की हैं फ़ोन पे दोस्तों से, और सैटरडे को दोपहर को उनको इवेंट पे ले गए हैं और 3 घंटे में वो ख़त्म हो गए। तो इसलिए बहुत एहतियात करें, ये ना किसी पैसे वाले को छोड़ रहा है ये बीमारी, और बड़े से बड़े वसाइल होने के बावजूद भी नहीं बच रहे लोग, और गरीब को भी। और अभी तक ये बना हुआ सिनेरियो कि जी ये नहीं है, ये मजाक है। जो मजाक समझा था पाकिस्तानी कौम ने, अब ये मजाक उल्टा पड़ना शुरू हो गया है और बीमारी तेजी से फैल रही है आपकी सराउंडिंग्स में। बहुत ज़्यादा एहतियात करें, जितनी पॉसिबल एहतियात कर सकते हैं करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह अल्लाह हाफिज़।